स्टूडेंट, आज हम लोग अपने संचयन पाठ पुस्तक से पाठ 1 हरिहर काका पाठ का अध्ययन करेंगे। हरिहर काका कथाकार मिथिलेश्वर द्वारा रचित एक मार्मिक कथा है। हरिहर काका जो है कथाकार मिथिलेश्वर द्वारा रचित एक मार्मिक कथा है, जो जमीन जायदाद के कारण आदमी अपनों से भी पराया हो जाता है। इसी को प्रस्तुत कहानी में दिखाया गया है। तो बच्चों, कहानी का अध्ययन करने से पहले आइए हम प्रस्तुत पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। मिथिलेश्वर। हरिहर काका कहानी के लेखक मिथिलेश्वर हैं। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ। इनका जन्म क्या है? 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ था। इन्होंने हिंदी में एमए और पीएचडी करने के उपरांत व्यवसाय के रूप में अध्यापन कार्य को चुना। तो जब ये एमए और पीएचडी कर लिए, उसके बाद इन्होंने अपना जो है व्यवसाय के रूप में अध्यापन मतलब टीचिंग पढ़ाने का कार्य चुना। इन दिनों आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत हैं। मिथिलेश्वर जी आरा विश्वविद्यालय में वर्तमान समय में आरा विश्वविद्यालय में लीडर के पद पर कार्यरत हैं। मिथिलेश्वर ने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन को बखूबी उकेरा है। इनकी कहानियां वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर्विरोधों को उद्घाटित करती हैं, जिनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। मिथिलेश्वर जी की जो कहानियां हैं उसमें ज़्यादातर चित्रण किसका है? ग्रामीण जीवन को उकेरा है, ग्रामीण जीवन के बारे में बताया है। इनकी कहानियां वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर्विरोधों को प्रस्तुत करती हैं, उद्घाटित करती हैं, जिनसे पता चलता है कि आज़ादी के बाद जो है ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया। कितना शोषण होता था गांव में, कितनी लोगों को यातनाएं सहनी पड़ती थी, इन्हीं सबको दिखाया है। बदलाव के नाम पर हुआ यह है कि आम लोगों के शोषण के तरीके बदल गए हैं। लेखक बोलते हैं कि बदलाव क्या हुआ? बदलाव जो हुआ, बदलाव के नाम पर क्या हुआ? आम लोगों का जो शोषण है के तरीका जो है बदल गया। अब उस तरह नहीं, दूसरे तरह लोग शोषण करने लगे हैं। मिथिलेश्वर की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुसरो घर आपने, इतनी कहानी संग्रह है। ये इनकी कहानियां हैं। झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम नबाड़ी उपजे और अंत नहीं, ये उपन्यास हैं। अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। अपने लेखन के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सहित अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो बच्चों, अब आइए हम लोग हरिहर काका कहानी का अध्ययन करते हैं। हरिहर काका, देखिए बच्चों, प्रस्तुत कहानी में बताई थी मैं कि जमीन जायदाद के कारण आदमी अपनों से भी पराया हो जाता है और उसे किस प्रकार समाज में कष्ट उठाना पड़ता है। इस कथा में इसी का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत कहानी में हरिहर काका को अपनों से कितने कष्ट मिलते हैं। किस कारण? क्योंकि उनके पास जमीन जायदाद है और उनका अपना कोई नहीं वारिस है, इसलिए उनके भाई बंधु जो हैं उनको किस प्रकार यातनाएं देते हैं। प्रस्तुत पाठ में इसी को दर्शाया गया है। हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। देखिए, लेखक बता रहे हैं कि हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा,
फिर झुकाया और दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। लेखक बोलते हैं कि मैं हरिहर काका के यहाँ से अभी अभी लौटा हूँ, उनके यहाँ कल भी गया था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सके। नज़रें झुकाए थे और मैं उनसे बातचीत जब की, उनकी तबीयत के बारे में हाल चाल पूछा तो सिर झुकाए थे और मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखों ही बहुत कुछ कह देती हैं। बता रहे हैं लेखक कि उस समय जो उनको कष्ट था, वो उसको बोलने के लिए नहीं, उसको बोलने की जरूरत नहीं थी। वो जो सह रहे थे कष्ट, जिसके बीच वो घिरे थे, उनकी जो मन स्थिति थी, उससे उनकी आंखें ही बहुत कुछ कह देती थी। मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका दुखी चेहरा देखकर ही उनके मन के दुख को पढ़ लिया जा सकता था। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक है। लेखक कहते हैं कि हरिहर काका से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ, मतलब मेरा बहुत नज़दीकी संबंध है। अपने गांव के जो कुछ लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उन लोगों में एक हरिहर काका भी हैं। हरिहर काका की प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह कि मेरी माँ बताती हैं हरिहर काका बचपन से मुझे बहुत दुलार करते थे। लेखक कहते हैं हरिहर काका के प्रति जो मेरा प्रेम है, और उसके पीछे एक जो है कारण है, व्यवहार मेरा इतना उनसे घनिष्ठ संबंध है, उसके पीछे एक कारण और है कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं। और मेरी माँ मुझसे बताती है कि आप जब छोटे थे, बचपन में मैं छोटा था, तो मुझे वो बहुत प्यार दुलार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। लेखक बताते हैं कि वो मुझे अपने पिता जितना प्यार करते थे, कंधे पे बैठाते थे, घुमाते थे, सब कुछ करते थे। और जैसे लगता रहा कि हरिहर काका जो है मेरे बड़े होने का इंतज़ार कर रहे थे, कि जब मैं बड़ा हूँ तो बहुत प्यार किए थे उनको बचपन में, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो कथाकार को, लेखक को बहुत प्यार करते थे। और लेखक बोलते हैं कि अपनी सभी बातें उनसे बता भी देते थे, और जब ये इंतज़ार करते थे कि जल्दी से वो बड़ा हो, तो बड़ा होने के बाद ही उन्हीं से वो दोस्ती किए। जब लेखक बड़े हुए, सयाने हुए, तो उन्हें हरिहर काका ने उनसे पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही लेखक की हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया था। लेखक कहते हैं कि उनकी किसी से बहुत गहरी दोस्ती नहीं थी गांव में। अगर दोस्ती हुई तो मेरे से हुई, और मेरे से अपने मन की सारी बात कह देते थे। हमें अपना घनिष्ठ मित्र समझते थे, और मन के सारे सुख दुख जो भी होता था हमसे कह देते थे। लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि अब वो मुझसे भी कुछ छुपाने लगे हैं, कि अपनी बात जो है खुलकर मुझसे नहीं कहते। लेकिन फिलहाल मुझसे भी अब वो छुपा कर नहीं कहते। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों। तो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि अपनी मन की बात मुझसे अब खुलकर नहीं कहते हैं। उनकी इस स्थिति को देखकर मैं भी चिंतित हो गया।
वह ऐसा हमें देख के प्रतीत होता रहा कि जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों। यानी चिल्ला चिल्ला नहीं पा रहे हैं, यानी इसका क्या मतलब कि अपने मन के दुख को, हरिहर काका के मन में जो कष्ट है वो दूसरों को बता नहीं पा रहे हैं, अपने मन के कष्ट को कि कैसे बताएं, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के कारण अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। इसलिए नहीं चिल्ला सकते क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले जो है सागर में उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के कारण अतिरिक्त क्या सकते। चिल्लाएंगे, समुद्र पे व्यक्ति रहता है तो चिल्लाएगा तो क्या है, आवाज़ वहीं गूंज के रह जाएगी और वहाँ उसको कोई बचाएगा नहीं। उसी प्रकार हरिहर काका भी ज़रूरत नहीं समझते कि अपनी मन की बात कहें, उनको ऐसा नहीं लगता कि कोई उनकी मदद कर सकता है, इसलिए वो अपने मन की बात किसी से नहीं कहते। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त यानी चुप रहना ही सबसे अच्छा उनको समझ में आया। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं समझ में आया कि ये चुप ही रहना मेरे लिए सबसे अच्छा है। कि लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो, कुछ ऐसी स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। लेखक कहते हैं कि मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं था, लेकिन मन इसे मानने को तैयार नहीं। क्योंकि जब आदमी कष्ट में रहता है तो एक बार सोचता है कि हम किसी से ना कहें, अपने मन के कष्ट को मन में ही रखें, लेकिन मन इसे मानने को तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट और भी उनकी बढ़ती गई। इसी बेचैनी और छटपटाहट के बीच जो हरिहर काका एकदम घिर गए। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि करें, कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके। हरिहर काका के बारे में लेखक कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सकें। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार होता। हरिहर काका ये सोचते हैं कि किसी दूसरे से कह लेंगे तो वो कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। जिस हम परेशानी से जूझ रहे हैं उस परेशानी से हमें मुक्ति नहीं दिला सकता, तो इसलिए हमें वह किसी से कहना उचित नहीं समझते हैं कि अब किसी से अपनी बात कह करके वो हल्का हो जाए। हरिहर काका, लेखक बोलते हैं कि हरिहर काका को देखकर मैं सोचता हूँ कि अगर हरिहर काका की जगह मैं होता तो हरिहर काका की स्थिति जैसी मेरी भी स्थिति होती, मैं भी इसी गूंगेपन का शिकार हो जाता, यानी इतना कष्ट सह के क्या चुप हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुर बाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, लेखक बता रहे हैं कि और वो कौन सी स्थिति है जिससे वो परेशानी में इतने पड़ गए हैं, इस इनकी ये स्थिति होने के लिए जिम्मेदार कौन है, यह सब बताने से पहले हम अपने गांव में एक ठाकुर बाड़ी है उसका संक्षिप्त परिचय, संक्षेप में आपको परिचय बता देना उचित समझता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं ठाकुर बाड़ी के बारे में आपको बताना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी रह जाएगी। जब हम ठाकुर बाड़ी के बारे में नहीं जानेंगे
तो कहानी ये अधूरी रह जाएगी, क्योंकि एक विशेष जो है पार्ट जो है ठाकुर बाड़ी का भी प्रस्तुत कहानी में है। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2500-3000 होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुर बाड़ी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। लेखक बताते हैं कि क्योंकि हरिहर काका और लेखक एक ही गांव के थे, तो लेखक बताते हैं कि मेरे गांव में कस्बाई शहर मतलब आरा शहर से 40 किलोमीटर दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास उनका गांव है और गांव की कुल आबादी 2500-3000 होगी। लेखक बोलते हैं कि मेरे गांव में 3 चीज प्रमुख थी। एक जो है तालाब था, और गांव में एक एक जो है मध्य स्थित एक बरगद का पुराना पेड़ था। गांव में एक तालाब था, एक बरगद का पेड़, एक ठाकुर जी का मंदिर था, विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग किस नाम से जानते थे? ठाकुर बाड़ी के। गांव में इस ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि वर्षों पहले जब ये गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे। गांव में जो ठाकुर बाड़ी की स्थापना कब हुई इसकी ठीक से किसी को जानकारी नहीं है इस संबंध में, लेकिन गांव के लोगों में जो कहानी प्रचलित है वह यह कि जब गांव पूरी रूप से विकसित नहीं हुआ था, पूरी आबादी नहीं थी गांव में, सभी लोग आए नहीं थे, तभी कहीं से एक संत आकर के साधु एक स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। गांव के लोगों में पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे और अपने खुद ठाकुर बाड़ी की पूजा करते रहते थे। बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। जब देखे साधु संत जो है रह रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं सुबह शाम और लोगों के मन में श्रद्धा भक्ति भर रहे हैं, तो लोगों के मन में श्रद्धा उपजी और लोग क्या किए, आपस में चंदा लगा करके पैसे इकट्ठे किए और एक वहाँ पर मंदिर बनवा दिए। उन लोगों के मन में पूजा पाठ की भावना जागृत हो गई और उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिसको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए जेवर अनाज चढ़ाते। अब गांव में मंदिर हो गई थी तो लोगों की श्रद्धा बढ़ गई थी, लोग तरह तरह की मन्नतें मांगने लगे कि मेरा ये काम हो जाएगा, शादी हो जाएगा, जमीन मकान, बीमारी ठीक हो जाएगी, तरह तरह की मन्नत मांगने लगे। जो मन्नतें पूरी होने लगी तो लोग ठाकुर जी को चढ़ावा चढ़ाने लगे ठाकुर जी के नाम से। तो उस ठाकुर जी पर रुपए जेवर अनाज चढ़ाते और जब बहुत अधिक खुश हो जाते तो ठाकुर जी के नाम क्या करते, अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा ठाकुर जी के नाम लिख देते। यह परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। लोगों के मन में इतना श्रद्धा है कि उस गांव के लोग किसी भी अच्छे काम, किसी भी कार्य में अगर सफलता मिलती है तो उसका श्रेय ठाकुर जी को देते हैं कि अगर फसल अच्छी हुई तो भी वो ठाकुर जी की कृपा से। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के कारण हुई। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी से मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। लोगों में इतना श्रद्धा और भक्ति थी ठाकुर जी के मंदिर में कि इसी कारण और किसी क्षेत्र में गांव में कोई विकास नहीं हुआ जितना कि ठाकुर
बाड़ी का विकास हुआ। कैसे हुआ? लोग चढ़ावा चढ़ाते, मन्नतें मांगते और वहाँ दान दक्षिणा देते, वो ले करके आगे ठाकुर बाड़ी आगे बढ़ती गई। लोगों के विश्वास का यह परिणाम कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर बाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। अब तो यह गांव ठाकुर बाड़ी से ही पहचाना जाता है। यह ठाकुर बाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुर बाड़ी नहीं है। लेखक कहते हैं कि इतनी बड़ी ठाकुर बाड़ी है कि ऐसा नहीं है कि ये मेरे मेरे ही गांव की इतनी बड़ी ठाकुर बाड़ी ठाकुर जी की मंदिर है। ये इस इलाके की सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी है, जिसमें लोग दर्शन करने आते हैं आसपास के गांव से। ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है। ठाकुर बाड़ी छोटी मोटी ठाकुर बाड़ी नहीं है। वहाँ पर ठाकुर बाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं और धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुर बाड़ी की देख रेख करती है, संचालन करती है और प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की उसमें नियुक्ति होती है। तो बच्चों, आज हम लोग हरिहर काका पाठ के बारे में इतना ही पढ़ते हैं और अगली कक्षा में हम लोग आगे के पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।